Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, today हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी 10th क्लास की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 74 जिसकी डेट है 19th ऑफ जनवरी 2021। यस स्टूडेंट्स, जो आज की आपकी वर्कशीट है वो आपकी इकोनॉमिक्स की एक रिवीजन वर्कशीट है, यानी कि पुनरावृत्ति वर्कशीट, और जिसका टॉपिक है आपका चैप्टर है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। और इसमें जैसे कि आप जानते ही हैं कि जब भी हम पुनरावृत्ति वर्कशीट करते हैं तो हम ये चलन चलता आया है कि हम उसमें करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो आज भी हम इस वर्कशीट में करने वाले हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स जो लघु भी होंगे और दीर्घ भी होंगे, यानी कि 3 नंबर के और 5 नंबर के टोटल क्वेश्चन हमें करने हैं 10। ओके, उसके बाद हमारे यहाँ पे एक सूत्र आधारित प्रश्न करने हैं 4, जिसमें हमें पढ़ना है एक अनुच्छेद, और अनुच्छेद पर पढ़कर हमें 4 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपकी वर्कशीट में आ जाया है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर आप इस तरीके से लिखेंगे। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। तो वैश्वीकरण का अगर सामान्य अर्थों में या एक हमें शाब्दिक अर्थ बताना है, उसकी परिभाषा देनी है, तो हम इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका कार्य क्या है, इसकी कमियां क्या हैं। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि डब्ल्यूटीओ भी बोल सकते हैं इसको, और इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। अब इसके कार्य क्या हैं? तो इसके कार्य निम्न प्रकार से हैं। व्यापार वार्ता, विवादों का निपटारा, आउटरीच, ये सब इसके कार्य का हैं। इसकी कमियां क्या क्या हैं? तो आप इसका उत्तर इस तरीके से लिखें। इससे विकसित देश हानिकारक चीज़ें दूसरे देशों को बेचते हैं, मुफ्त व्यापार का नाजायज फायदा उठाते हैं, और इसने सांस्कृतिक अंतर को भी बढ़ावा दिया है। तो इससे क्या होता है, जो रिच कंट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं, फ़ायदा उठा लेते हैं इनका। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमारी वर्कशीट का है वो हमसे पूछ रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार उत्पादन पर नियंत्रण रखती हैं। तो इसका आंसर हम कैसे देंगे? बहुराष्ट्रीय कंपनियां या निगम वे संगठन होती हैं जो अपने देश की तुलना में एक या एक से अधिक देशों में वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन को नियंत्रित करते हैं, है ना। जो क्या करती हैं, एक से अधिक, है ना, देशों में वस्तुओं या सेवाओं का उत्पादन भी करती हैं, प्रोडक्शन भी करती हैं और उसको नियंत्रण भी करती हैं। पहला, बहुराष्ट्रीय कंपनी उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती हैं। उत्पादन इकाई यानी कि प्रोडक्शन, जहाँ पे जो भी उनका प्रोडक्ट होता है, जो भी उनका उत्पादन होता है, उसकी फैक्ट्री लगाई जाती हैं जो बाजार के नज़दीक हो, जहाँ कम लागत पर कुशल और अकुशल श्रम यानी कि जो श्रमिक होते हैं वो सब उपलब्ध हो जाए, और जहां उत्पादन के अन्य कारकों की उपलब्धता सुनिश्चित हो। तो ये लिख देंगे आप प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में। ये यहाँ पे है और ये थोड़ा सा यहाँ पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज निवेश क्या है। निवेश के बारे में पूछा गया है, और दूसरा है यह विदेशी निवेश से किस प्रकार भिन्न है। तो अब देखिए निवेश क्या है। निवेश का मतलब होता है, निवेश अर्थात कंपनी आदि में लाभ हेतु रकम निभाना, मतलब इन्वेस्टमेंट। जब हम अपने फायदे के लिए कोई पैसा लगाते हैं तो वही होता है ना। और यह विदेशी निवेश से किस प्रकार अलग है, भिन्न मतलब अलग है। तो किसी संस्था या मनुष्य द्वारा दूसरे देश में निवेश करने को विदेशी निवेश कहते हैं। जब हम दूसरे देश में लगाते हैं तो विदेशी निवेश होता है, लेकिन केवल निवेश यानी कि किसी भी कंपनी में अपने प्रॉफिट के लिए पैसा लगाना, ये होता है निवेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोनों का अंतर। चलिए करते हैं 5वां क्वेश्चन सोल्व, और 5वां है व्यापार और निवेश पर कई देश व्यापार अवरोधक क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर आप ये लिखेंगे बच्चों
ये मैंने आपके लिए लिखा है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे आपको पूरा दिखे। तो स्वतंत्रता के बाद विदेशी व्यापार, ये यहाँ से लिखना है। भारत सरकार ने विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश पर प्रतिबंध लगा रखा था। तो उसके कारण ये थे, ये आपके 4 कारण हैं, आप इसमें से यहाँ से लिख देंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका जो ये है उत्पादकों में, क्योंकि ये आपका प्रश्न नंबर 5 था, सॉरी ये प्रश्न नंबर 5 था आपका, ये प्रश्न नंबर 6 है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। उत्पादकों में होने वाली प्रतिस्पर्धा किस प्रकार उपभोक्ता का फायदा प्रदान करती है, किन्हीं 5 का वर्णन करो। क्योंकि जब उसमें कंपटीशन रहता है उत्पादकों में, प्रोडक्शन कंपनीज में, दुकानदारों में, तो उस चीज़ का क्या फ़ायदा मिलता है कस्टमर को। तो एक तो उसकी कम कीमत मिलती है, क्योंकि वैश्वीकरण के कारण होने वाली प्रतिस्पर्धा से उपभोक्ता को कम कीमत पर वस्तुएं और सेवा उपलब्ध हुई है, ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, क्योंकि उन सब में कॉम्पिटिशन रहता है तो सारी चीज़ें होती है। वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प उपलब्ध हो गए हैं। देखिए 5 को लिखने को बोला है तो ये 5 हो गए आपके, और उनका वर्णन करना है तो ये वर्णन भी करा है। बेहतर गुणवत्ता यानी कि अच्छी क्वालिटी मिलती है। बेहतर सेवाएं, अच्छी सेवाएं प्रदान करते हैं जिससे हम सही लें। रोजगार में वृद्धि भी होती है, ज़्यादा लोग होते हैं तो ज़्यादा लोग, ज़्यादा कंपनी होंगी, ज़्यादा दुकानें होंगी, कुछ भी ज़्यादा फैक्ट्री होंगी तो क्या होगा, ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। तो वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप अनेकों विदेशी कंपनियों ने हमारे देश में निवास किया और रोजगार के अवसरों में क्या हुई है, उससे बढ़ोतरी हुई है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 7 क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 7 पूछ रहा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटकों का वर्णन कीजिए। कौन कौन से घटक हैं जो सहायक होते हैं? तो एक तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां, एक हो गया तकनीकी विकास यानी कि टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट होना चाहिए। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी होनी चाहिए। संचार साधन यानी कि जो कम्युनिकेशन है, बातचीत का तरीका वो, और उदारीकरण की नीति। तो ये सब हो गया आपके प्रश्न नंबर 7 में वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक घटक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है उदारीकरण की प्रक्रिया को भारत में किस प्रकार अपनाया। तो इसका उत्तर लिखेंगे, भारत सरकार ने आज़ादी के बाद देश के भीतर उत्पाद को विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में व्यापार अवरोध लगाए थे। देखो ये बच्चों, ये लिखा है 1999। आपको समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो देख लो। 1999 के आसपास सरकार ने निर्णय लिया कि भारतीय उत्पादों के लिए दुनिया भर के उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समय आ गया है। तो प्रश्न नंबर 8 का उत्तर ये लिख देंगे। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। प्रश्न नंबर क्या है? प्रश्न नंबर 9, उदारीकरण क्या है और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उदारीकरण के किन्हीं 5 प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर हम किस तरीके से लिखेंगे? उदारीकरण होता है सरकार द्वारा अवरोध या प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण के 5 प्रभाव हैं। किसी क्षेत्र में उदारीकरण से बाजार का विस्तार हुआ है और वस्तु को अब आसानी से आयात निर्यात करा जा सकता है उदारीकरण की वजह से, क्योंकि टैक्स वैक्स कम हो जाते हैं, हट जाते हैं। तो उससे क्या होता है, आराम से हम भेज सकते हैं, सामान को मंगा सकते हैं, टैक्स वैक्स नहीं होंगे। विदेशी कंपनियां यहाँ अपने कारखाने, जो उनके रूल वगैरह होते हैं उसमें भी कमी आ जाती है, अपने कारखाने और कार्यालय स्थापित कर सकती हैं। व्यवसायी को अब स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की अनुमति हो गई है। व्यापार और ज़्यादा बेहतर हुआ है। अब दुकानदारों में प्रतिद्वंद्विता हो गई है। अब लोगों के पास भी और विकल्प खुल गए हैं। तो प्रश्न नंबर 9 आपको इतना लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पहले उदारीकरण पूछा, फिर उसके 5 प्रभाव पूछे हैं। तो पांचों प्रभाव हमने ये लिख दिए हैं। एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, 5 प्रभाव हो गए इसमें। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो 10वां क्वेश्चन है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने में प्रभावी की भूमिका समझाइए। तो परिवहन तकनीक में कई सुधारों ने दूर दूर तक स्थानों पर कम लागत में
वस्तुओं को भेजना संभव किया है। भाई परिवहन तकनीक अच्छी हुई है, उसकी वजह से ही तो चीज़ों को कम लागत में भेज देते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार से क्या हुआ है, विभिन्न देश में आसपास जुड़कर तुरंत सूचना प्रदान कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 10। अब करेंगे हम सूत्र आधारित प्रश्न, और सूत्र आधारित 4 प्रश्न हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पढ़ना है हमें अनुच्छेद। तो चलिए अनुच्छेद पढ़ लेते हैं, फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज वर्कशीट। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है। जल्दी से एकीकरण हो जाता है ना। सब लोग एक मतलब दुनिया छोटी हो जाती है, उससे आसानी से हम क्या कर सकते हैं, लाभ कमा सकते हैं। ये आधिकारिक विदेशी निवेश और विदेश व्यापार के द्वारा संभव हो पाया है, क्योंकि विदेश में निवेश करेंगे, विदेश व्यापार करेंगे तभी तो पॉसिबल है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, यानी कि आप जानते हो जिसको एमएनसी के नाम से, मल्टीनेशनल कंपनी वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती हैं विश्व के उन स्थानों को खोज रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हों। भाई ज़्यादा प्रोडक्शन जहाँ पे सस्ता होगा वहीं पे तो लगाएंगे। इसका परिणामतः उत्पादन कार्य जटिल ढंग से संगठित किया जा रहा है। देशों के बीच उत्पादन को संगठित करने में प्रौद्योगिकी, विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी की एक बड़ी भूमिका निभाई गई है। साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण को सुगम बना दिया है, क्योंकि व्यापार और निवेश अवरोधक हटने से, टैक्सेस वगैरह हटने से वैश्वीकरण सरल बन गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर संगठन ने व्यापार और निवेश के उदारीकरण के लिए विकासशील देशों पर दबाव डाला है, जबकि वैश्वीकरण से धनी उपभोक्ता और कुशल, शिक्षित व धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, है ना। जो वैश्वीकरण है उससे क्या हुआ है, जो धनी उपभोक्ता है, कुशल, शिक्षित और धनी उत्पादक ही लाभान्वित हुए हैं, उन्हें ही फायदा पहुंचा है। और परंतु जो बढ़ती प्रतिस्पर्धा है उससे अनेक जो छोटे उत्पादक है, श्रमिक प्रभावित हुए हैं। न्याय संगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसरों का सृजन करेगा और यह भी सुनिश्चित करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सभी को बेहतर हिस्सेदारी हो। तो ये ज़्यादा मुश्किल था ही नहीं, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका सूत्र आधारित, वो है आपका ये, वैश्वीकरण को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया है ना। और दूसरा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका का वर्णन। तो लिखा हुआ है इसमें, बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। अधिक से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के उन स्थानों को खोज रही हैं जो उनके उत्पादन के लिए ज़्यादा सस्ते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है इसमें, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायता प्रदान की है। तो प्रौद्योगिकी से क्या हुआ है, प्रौद्योगिकी से की क्रांति से ने विश्व को एक छोटा सा गांव बनाने में, एक मतलब पूरा विश्व है लेकिन वो एक छोटे से गांव की तरह हो गया है। टेलीफोन, टेलीग्राफ, इंटरनेट जैसे संचार के साधनों से विश्व के अनेक देशों में विचार और पूंजी की आवाजाही बेहद आसान हो गई है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3 का एकदम करेक्ट आंसर। चलिए चौथा क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन भाई इस वर्कशीट का, न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए कुछ उपाय सुझाइए। तो न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए एक तो सभी को अवसरों का सृजन करेगा और ये भी सुनिश्चित करेगा वैश्वीकरण के लाभों में सभी की बेहतर हिस्सेदारी हो। तो ये हो गया इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिलती है और आप चाहते हैं मैं इसी तरीके से आपके लिए आगे भी वीडियो बनाती रहूं, तो आपको 4 काम जरूर करने हैं। लाइक करना है वीडियो को, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना, जैसी भी आपको वीडियो लगती है या जो भी आप पूछना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और बच्चों, अगर आप नए आए हो चैनल पे या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो please do subscribe my channel so that you can get all notification of my videos as early as possible. Thank you, students.